नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 मई सन 2025 अमावस्या तिथि आज सुबह 8:32 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 6500 पंचायतों को मिलेगी नई सुविधाएं। हर गांव में पंचायत भवन और ई-लाइब्रेरी बनेगी। स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। हरियाणा में अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़, बिना कहीं जाए बनेगा सर्टिफिकेट। हरियाणा में 6 जून से शुरू होगी ITI में दाखिले की प्रक्रिया, मोबाइल पर भेजी जाएगी जानकारी। दिल्ली में सस्ते दामों पर घर पाने का सुनहरा अवसर, आज से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। गुरुग्राम के सरकारी कॉलेजों में नए कोर्स शुरू, ऑनलाइन करें आवेदन। हरियाणा के इन गांवों में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके, अंग्रेजी के रेट में होगी 15% तक की बढ़ोतरी। गुरुग्राम से महज 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे जयपुर। राजस्थान में तैयार हुआ 67 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे। हरियाणा में कोरोना के 13 मरीज हुए, 2 जिलों में 4 नए केस आए सामने, एक महिला की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री निकली। जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है ITR फाइलिंग, आमतौर पर 1 अप्रैल को शुरू होती है प्रोसेस। और JEE एडवांस 2025 के प्रोविजनल आंसर की हुई जारी, 27 मई तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन, 2 जून को जारी होगा फाइनल रिजल्ट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम का बदलता रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के मुताबिक 27 मई को प्रदेश के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 11 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात व पलवल में 25% तक बारिश हो सकती है। वहीं 28 मई को प्रदेश के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 11 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात व पलवल में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं 29 मई को पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है। 2 जिलों पंचकुला व यमुनानगर में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात व पलवल में भारी बारिश और 12 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम व फरीदाबाद में तेज बारिश का आसार है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। शनिवार हुई बारिश के बाद राज्य के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 29 मई तक हीटवेव को लेकर कोई भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। जो भी उम्मीदवार इन दिनों अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। बता दें कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जा रही है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक स्नातक पास होने चाहिए। जनरल, OBC और EWS के लिए 944 रुपए फीस होगी। वहीं SC, ST व अन्य के लिए 760 रुपए फीस तय की गई है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 472 रुपए फीस देनी होगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। कुल पद 500 हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास को लेकर बड़ी योजना की घोषणा की है। पानीपत जिले में पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सोमवार को जिला सचिवालय में खंड मतलोडा के सरपंचों की एक बैठक में ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि राज्य की 6500 ग्राम पंचायतों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रत्येक गाँव में 21 लाख रुपए से भवन बनेगा और 4 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया जाएगा। वहीं विकास योजनाओं की श्रृंखला में दूसरे चरण में 541 गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। साथ ही 2200 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दैया ने गांव में पॉलीथीन मुक्त बनाने को लेकर भी प्राथमिकता बताया। उपायुक्त ने ग्राम सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर गांव पहुंचे और सरपंचों का सहयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं सरकारी ट्यूबवेल ऑपरेटरों को 8 घंटे की ड्यूटी के साथ ग्राम पंचायत अन्य काम भी दे सकती है। हरियाणा में अब नवजात बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे की डिलीवरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज के समय यह प्रमाण पत्र तुरंत बच्चे के परिजनों को दे दिया जाएगा। यह नया नियम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लागू होगा। बच्चे के जन्म के बाद जब उसकी माता को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, तब शिशु को जन्म प्रमाण पत्र और आधार नंबर मिल जाएगा। इस नियम के लागू होने से पहले नवजात के सिर्फ आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। आधार कार्ड नंबर जनरेट होने के बाद उसमें बच्चे का नाम और 10 साल तक अपडेट करने की सुविधा दी जाती थी। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दौरान उस फॉर्म में बच्चे के नाम की जगह खाली छोड़ी जाती थी, ताकि माता पिता नामकरण के बाद उसमें बच्चे का नाम जुड़वा सके। वर्तमान में बच्चों के जन्म के 21 दिन के अंदर प्रमाण पत्र बनवाने का नियम है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म के बाद नवजात शिशु का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की सभी डिटेल्स को ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र से शहर के 4 राज्य के महाविद्यालयों में कुछ नए कोर्सेज को मंजूरी प्रदान की है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी लेटर के अनुसार रेलवे रोड स्थित द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय में मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी, MCA, मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद मेजर इन मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद मेजर इन सोशियोलॉजी और राजकीय महाविद्यालय सुल्तानपुर फर्रुखनगर में बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स शुरू हुआ है। सेक्टर 52 स्थित राजकीय महाविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्ट्स विद मेजर इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स और सेक्टर 14 स्थित महाविद्यालय में बैचलर ऑफ साइंस विद मेजर इन केमिस्ट्री और बैचलर ऑफ साइंस विद मेजर इन फिजिक्स कोर्स की शुरुआत की गई है। स्टूडेंट्स इन कोर्सों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इसी कड़ी में टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिडाई खेड़ा का किसान विनोद शेरावत बागवानी खेती से अपनी विशेष पहचान बनाकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। किसान विनोद शेरावत ने बताया कि उन्होंने करीब 70 एकड़ जमीन पर अमरूद का बाग लगाया हुआ है। उन्होंने अपनी माता के नाम से शारदा फ्रूट नर्सरी खोली हुई है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 30,000 से अधिक फलों के पौधे लगाकर अन्य किसानों को भी धान जैसी परंपरागत फसल को त्याग कर बाग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस नर्सरी के जरिए वह एक सीजन में 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेते हैं। विनोद ने बताया कि उन्होंने नर्सरी में अमरूद के 20,000, किन्नू के 5,000, माल्टा के 3,000 और नींबू के 7,000 से अधिक पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी योजना को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किसानों को अमरूद के पौधे पर 75 रुपए प्रति पौधा और किन्नू पर 100 रुपए प्रति पौधा सब्सिडी दी जा रही है। खेत में डिग्गी बनवाने पर 90% सब्सिडी का लाभ मिलता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था पर 80% सब्सिडी मिलती है। हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे जहां गुरुकुल संचालित हो रहे हैं। आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई नई एक्साइज पॉलिसी में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इससे शराब पसंद करने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। गुरुकुलों में शिक्षा के दौरान शराब को एक बुराई बताया जाता है, उससे दूर रहने की सीख दी जाती है। राज्य के शहरों में कॉलेजों के पास शराब के ठेकों की दूरी अब और घटा दी गई है। पहले 150 मीटर के दायरे में शराब का ठेका खोलने पर पाबंदी थी, लेकिन अब इस दूरी को घटाकर 75 मीटर तक कर दिया गया है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर के दायरे में केवल एक शराब का ठेका खोला जा सकता है। जिन गांव की आबादी 500 से कम है वहां कोई ठेका नहीं खुलेगा। अगर गांव की आबादी 500 से 5,000 के बीच है तो वहां केवल एक ही ठेका खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेकों के खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक तय किया गया है। वहीं नवंबर से मार्च तक यह समय सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहां सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शराब की बिक्री की जा सकेगी। इस बार एक्साइज ड्यूटी में भी बढ़ोतरी की गई है और ठेकों के रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि अंग्रेजी शराब के दामों में करीब 15% तक बढ़ोतरी की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 11 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस के 22 जिलाध्यक्ष हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 25 तक पहुंचती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा फिलहाल केवल 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर एक राज्य पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। केंद्र और राज्य कांग्रेस के ये पर्यवेक्षक मिलकर जिला अध्यक्षों के नाम तय करेंगे। बता दें कि कांग्रेस द्वारा जिन केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुना गया है उनमें ज्यादातर का हरियाणा की राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है। इनमें से अधिकतर नेता दक्षिण भारतीय राज्यों से है। माना जा रहा है कि पार्टी निष्पक्ष तरीके से जिला अध्यक्षों का चयन करना चाहती है। इन पर्यवेक्षकों को एक साथ राज्य स्तर पर भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और फिर जिलों का आवंटन किया जाएगा। अभी तक पर्यवेक्षकों के जिलों की सूची जारी नहीं की हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा पर्यवेक्षकों की सूची जारी की जा चुकी है, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं मिल पाया था। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद को लगभग 4 महीने हो चुके हैं। हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। ऐसे में अब छात्र आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेंगे। राज्य के जो भी युवा ITI में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए एक जरूरी अपडेट है। बता दें कि ITI में दाखिले की प्रक्रिया 6 जून से शुरू होने जा रही है। फरीदाबाद जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में एडमिशन के लिए 6 से लेकर 20 जून तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान छात्र ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से आवेदन का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ के 8 राजकीय ITI
संस्थान के विभिन्न ट्रेड में 2100 सीट उपलब्ध हैं। इन सीटों पर एडमिशन के लिए 6 जून से आवेदन शुरू होंगे। ऐसे में जो भी विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह 6 जून से आवेदन कर पाएंगे। जो भी छात्र जिस भी ट्रेड से ITI करना चाहते हैं वह उसके लिए आवेदन कर सकता है। काउंसलिंग की तिथि और दाखिले से जुड़ी जानकारी 6 जून के बाद छात्रों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए भेजी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए छात्र नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने साल 2025 के लिए अपनी नई हाउसिंग स्कीम अपना घर आवास योजना 2025 को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत 7,500 फ्लैट्स राजधानी के 3 प्रमुख क्षेत्रों सिराजपुर और लोक नायकपुरम में बेहद कम दामों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपना घर आवास योजना 2025 के तहत आवेदन की प्रक्रिया 27 मई यानी आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 26 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने से जुड़ी जानकारी आपको DDA के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। खास बात यह है कि इस स्कीम में जो पहले आवेदन करेगा उसे पहला मौका दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के प्रमुख शहरों गुरुग्राम व फरीदाबाद से जयपुर आवागमन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राजस्थान में बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अगले महीने इसे ट्रायल के तौर पर वाहनों के लिए खोला जाएगा। सफल ट्रायल के बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी किसी भी दिन इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पिंक सिटी जयपुर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राजस्थान के दौसा इलाके में बांदीकुई से जयपुर तक 67 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। 4 लेन यह पूरी तरह से एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से साइबर सिटी गुरुग्राम से पिंक सिटी जयपुर की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। महज 2.5 घंटे में जयपुर पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन दौड़ सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 30 मिनट में बांदीकुई से जयपुर की दूरी तय की जा सकेगी, जो कि पहले 1 घंटे का समय लगता था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किए जाने पर गुरुग्राम से बांदीकुई का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बांदीकुई से जयपुर तक नया 4 लेन एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2 बेहतर रूट हो गए हैं। इसके चलते अब वाहन चालक जयपुर जाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तवज्जो दे रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 केस मिले हैं। चारों मरीजों को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव पाई गई एक महिला हाल ही में जॉर्जिया से लौटी थी। वहीं दूसरी महिला बेंगलुरु से आई है। पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के 13 केस सामने आ चुके हैं। इनमें गुरुग्राम में 6, यमुनानगर व करनाल में 1 और फरीदाबाद में 5 केस शामिल हैं। फिलहाल ये सभी मरीज स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। उनके परिवार और जिन लोगों के वे संपर्क में आए हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। उधर लगातार बढ़े कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग और टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रोहतक PGI में 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। सभी लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचने और मास्क पहनने की अपील की गई है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग की प्रोसेस जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। आमतौर पर ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हो रही है। देरी की वजह ITR फॉर्म के लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस साल ITR फाइलिंग की प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह की बात करें तो ITR फॉर्म के लिए ऑनलाइन संबंधित सुविधाओं यानी ई-फिलिंग यूटिलिटीज के अनुपलब्धता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT ने ITR 1 से ITR 7 तक सभी फॉर्म्स को अधिसूचित कर दिया है, लेकिन इनके लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स जैसे कि JSON, एक्सेल और ऑनलाइन ई-फिलिंग यूटिलिटीज अभी तक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह देरी फॉर्म्स में किए गए बदलावों, बैकएंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड और डेटा इंटीग्रेशन जैसे AIS और TIS के साथ के कारण हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो यह प्रक्रिया जून 2025 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। रोल आउट चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसमें पहले सरल फॉर्म्स जैसे ITR 1 और ITR 4 को शुरू किया जाएगा। उसके बाद जटिल फॉर्म्स जैसे ITR 2 और ITR 3 को। जो लोग जल्दी रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। जिन्होंने ज्यादा TDS या एडवांस टैक्स भरा है वे रिफंड के लिए फाइलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंतिम तारीख बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गैर ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि ज्यादातर लोग जून और जुलाई में रिटर्न फाइल करते हैं और डिपार्टमेंट के पास अभी समय है, इसलिए तारीख बढ़ने की संभावना कम है। हालांकि अगर जून के अंत तक यूटिलिटीज उपलब्ध नहीं होती है तो तारीख बढ़ सकती है। अगर 31 जुलाई 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं होती है तो 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1,000 रुपए और 5 लाख से अधिक आय वालों के लिए 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी।
गेमिंग फोन बनाने वाली टेक कंपनी iQOO ने भारतीय बाजार में अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन iQOO Neo 10 लॉन्च कर दिया है। ये 16 GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इस प्रोसेसर के साथ आने वाला ये भारत में पहला फोन है। यह एक गेमिंग फोन है जिसमें आप 144 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फोन में कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं। iQOO Neo 10 को भारत में 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसकी कीमत की बात करें तो 31,999 रुपए से शुरू होकर 40,999 रुपए तक जाती है। 3 जून से इसकी सेल कंपनी की वेबसाइट और अमेजन पर शुरू होगी। शुरुआती सेल में कंपनी सभी वेरिएंट्स पर 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। iQOO Neo 10 पॉलीकार्बोनेट बॉडी का बना हुआ है जो सिर्फ 8.09 mm पतला है। वहीं इस 5G फोन का वजन की बात करें तो 206 ग्राम है। मोबाइल IP65 सर्टिफाइड है, यानी इसे हल्के फुल्के बारिश में इस्तेमाल करने पर कुछ नहीं होगा। हालांकि 30,000 रुपए के बजट में आजकल IP68 और IP69 रेटिंग फोन बाजार में भी अवेलेबल है। iQOO Neo 10 में पावर बैकअप की बात करें तो 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए फोन में 120 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक भी मिलती है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 455 अंक चढ़कर 82,176 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 148 अंक की तेजी रही और ये 25,001 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा, HCL टेक, टाटा मोटर्स सहित कुल मिलाकर 9 शेयर्स 2.17% तक ऊपर बंद हुए। इटरनल यानी जोमेटो में 4.55% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 सोने का दाम 342 रुपए बढ़कर 95,813 पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 488 रुपए बढ़कर 97,397 रुपए पहुंच गया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 97,790 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।